हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम भी। जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर अवेयरनेस की जो हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, उसका आज हमारा पार्ट 4 है। आज मैं आपके लिए थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि एसएससी के जो मेंस एग्जामिनेशन है, चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चंस आपसे थोड़े हाई लेवल के या फिर आप ये बोल सकते हो मॉडरेट लेवल के पूछे जा सकते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन वहां पे आपको ट्रिकी तरीके से थोड़ा उन्होंने क्या करा होगा, कंफ्यूज करा होगा। तो चलिए इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपको वो क्या करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the process of starting a computer from a powerless state and setting it up to the normal working condition। तो देखिए, जब इंसान उठता है, रात भर सोया, एकदम से आप उसे उठा दोगे तो वो डर जाएगा। तो एकदम से आपने क्या करा है, उसे उठाया है और एकदम से उसको वर्किंग कंडीशन में अगर रखा है तो नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली उसको उठाना, उसके बाद उसको वर्किंग कंडीशन पे लेके आना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई अगर वो एकदम ऑफ था, उसके बाद आपने उसको वर्किंग कंडीशन पे लाना है, तो आप इनमें से क्या करोगे? कोल्ड बूट या फिर हार्ड बूट, कोल्ड स्टार्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूं, एक ही चीज है ये एक ही चीज के तीनों नाम है। कोल्ड बूट आप बोल सकते हो, बूट का मतलब क्या होता है? रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आप समझ लेना, बूट का मतलब होता है रीस्टार्ट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे क्या है, जो कोल्ड बूट होता है, इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग कंडीशन को स्टेट में लाना है जब वो पावरलेस कंडीशन में था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो हमारा कोल्ड बूट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड बूट या फिर कोल्ड स्टार्ट या फिर डेड स्टार्ट भी बोलेंगे। ये तीन नाम भी आ सकते हैं, तो इन तीन नामों का भी आपने ध्यान रखना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने किसी न किसी जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं वहां से मैंने लिए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आ रखे हैं पहले से, तो चांसेस हैं। Which of the following looks for system files during a boot process? देखिए बूट प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? रीस्टार्ट करने को बोलते हैं बूट प्रोसेस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई कौन सी चीज बूट प्रोसेस के दौरान आपके सिस्टम फाइल्स क्या होती हैं? आपके सिस्टम के बहुत सारे जो काम होते हैं, प्रोग्रामिंग काम होता है, उनके अंतर्गत जो भी चीजें होती है हमारी, उनको देखना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर बायोस। देखिए सीपीयू क्यों करेगा? सीपीयू का काम सिर्फ प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है, उसको डाटा में तब्दील करना है। मॉनिटर नहीं करेगा, मॉनिटर का काम है सिर्फ डिस्प्ले करना। कीबोर्ड का काम है इनपुट करना। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यह है आपका राइट आंसर। भाई यही आपके बूट प्रोसेस के दौरान सिस्टम फाइल्स को क्या करता है? देखता है कि भाई सिस्टम फाइल्स कहीं इस बूट प्रोसेस में, रीस्टार्ट के प्रोसेस में कहीं खराब ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। अब अगला क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि स्पेशलाइज्ड हो, उनको डिजाइन करा गया है ताकि जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगाए जाएं, कम्युनिकेट करे जाएं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, तो हम उसे क्या कहते हैं? देखिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कुछ एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर। कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इसीलिए डिजाइन करे गए हैं क्योंकि कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जैसे कि आपके माउस हो गया, पेन टैब हो गया, कीबोर्ड हो गया, आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका एक तरीके से क्या हो गया? स्पीकर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया। इन सभी को जब हम ऐड करते हैं हमारे कंप्यूटर से, तो इसको चलाने के लिए कौन सी चीजें काम आती हैं? क्या चीजें इसको जोड़ता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, ये तो एंटीवायरस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये तो हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा कंप्यूटर चलता है। डिवाइस ड्राइवर इज द राइट आंसर। डिवाइस ड्राइवर ही हमारे इनपुट आउटपुट जो भी आप कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हो, उसके और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक बनाएगा, जो ब्रिज बनाएगा, वो आपका डिवाइस ड्राइवर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। Which among the following type of computer is also known informally as number crunchier? नंबर क्रंचर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि नंबर को क्रंच कर देने वाला, नंबर को एक तरीके से क्या कर देने वाला? तबाह कर देने वाला। जितना भी बड़ा नंबर दे दो, वो नंबर को ये क्या कर देगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी आपको चाहिए आंसर, वो आपको 1 सेकंड में करके दे देगा। इसलिए हमने क्या बोला? नंबर क्रंचियर। आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आ रखा है, मेंस का क्वेश्चन है ये। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर ना हाइब्रिड कंप्यूटर, थोड़ा हैवी कंप्यूटर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपके मोबाइल्स हो गए आज के डेट में। सुपर कंप्यूटर आपको पता है, मिनी कंप्यूटर आपका कंप्यूटर का छोटा पार्ट, साइज में छोटा। हालांकि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो और ज्यादा तेज होती है, क्योंकि साइज में छोटा है तो पर्टिकुलरली और ज्यादा चीजें तेज हो जाती हैं। सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर क्या बोल रहा है कि भाई
इसको जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो भी चीजें आपने यहाँ पे यूज करनी है, वो बहुत तेजी से कर पाएगा सुपर कंप्यूटर। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई हम इसकी स्पीड जो होती है वो किस में नापते हैं, वो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। फ्लॉप्स करके होता है, वो आपका फुल फॉर्म आगे एक वीडियो में है, आगे एक क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर को हम कई बार नंबर क्रंचियर कहते हैं, और इससे आप ध्यान रखना कि भाई हम लोग इसको भी सुपर क्या बोलते हैं यहाँ पे, नंबर क्रंचियर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक तरीके से सुपर कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर जितना फास्ट नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। Which among the following organization develop a Saga 220 सुपर कंप्यूटर in 2011? पहली बात तो आप ये याद रखना कि सागा 220 सुपर कंप्यूटर 2011 में आया था। दूसरी बात, ये किसने बनाया था, ये किसने इनॉग्रेट करा, डेवलप करा था? तो आईआईटी रुड़की, डीआरडीओ, इसरो या फिर बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपने बताना है इन दोनों में से एक राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए बार्क और आईआईटी रुड़की ने ये नहीं बनाया। तो क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसने इनॉग्रेट करा था? 2011 के जो हेड थे इसरो के राधाकृष्णन, इसरो के चेयरमैन थे उस टाइम पे, उन्होंने इस चीज को क्या करा था, यानी कि जो हमारा ये है सागा 220 ये सुपर कंप्यूटर, इसको इनॉग्रेट करा था। कहां पर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। वहां पे एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, जो एक तरीके से जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसको आगे डेवलप करने के लिए बनाई गई है। तो इसरो ने ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लॉप्स, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लॉप्स, ये होती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना था। ठीक है, अगला है नेम द प्रोग्राम अ पर्सनल कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूज टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट आफ्टर यू टर्न इट ऑन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जब आप अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे आप ऑन करोगे, तो यहाँ पे नेम द प्रोग्राम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में वो प्रोग्राम का आप नाम बताएं जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करेगा जब आप उसे स्टार्ट करते हो। क्या करेगा? ऑपरेटिंग प्रोग्राम, बायोस प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, या फिर आपका बायोस होगा या फिर आपका बूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए क्या होगा हमारा बायोस। ये बायोस आपका ना पहले वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जब आपका क्या होगा, यहाँ पे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो यानी कि कौन सी कंडीशन से लेके आ रहे हैं, जब वो पावरलेस कंडीशन में, अब हम कौन सी कंडीशन में लेके आए, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। तो यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग यूज होगी? बायोस प्रोग्रामिंग यूज होने वाली है, क्योंकि ये क्या करता है, मैनेज करता है डाटा फ्लो को बिटवीन कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइस, जो भी आपके डिवाइसेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू। सीपीयू में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक यूनिट की, तो वो क्या है? टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सीपीयू में, सीपीयू के अंतर्गत ये बोल रहा है कि भाई क्या लॉजिकल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉजिकल यूनिट क्या होता है? सिंपली मैं आपको बोलता हूं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, प्रोसेसर होता है, एक तरीके से प्रोसेसिंग होती है, एएलयू होता है और मेमोरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये तीन होते हैं। तो दूसरा यहाँ पे बोल रहा है एएलयू का काम क्या होता है। एएलयू का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना या परफॉर्म करना? नहीं। टू प्रोवाइड आउटपुट इन द मॉनिटर? नहीं। ये तो किसका काम होता है? डिस्प्ले का काम होता है। टू कंपेयर नंबर्स? बिल्कुल, आपके जो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following refers to a standard interface for connecting a motherboard to storage device such as hard drive और CD-ROM DVD drives। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जब आप अपना CD-ROM DVD, मान लीजिए आप CD लगा रहे हो अपने डिस्क में, डिस्क ड्राइव में, तो वहां पर आपका ये बोल रहा है which of the following refers to standard interface, कौन सा स्टैंडर्ड इंटरफेस कनेक्ट करता है आपके मदरबोर्ड को या फिर आपके स्टोरेज डिवाइस को कि हार्ड ड्राइव या फिर जो आप CD-ROM लगा रहे हो अपने कंप्यूटर में, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सी जाती? यूएसबी, आईडीई, एमआईडीआई, फिर नन ऑफ दिस। देखिए यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये चीज नहीं होगी। ठीक है, एमआईडीआई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और क्या होगा ये आपने मुझे आगे इसका पूरा फुल फॉर्म बताना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैं आपको यहाँ पे इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस। ओके, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पूरा। म्यूजिकल क्या आएगा यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। यूएसबी नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो गया? आईडीई इज द राइट आंसर। आईडीई क्या करता है?
जो आपका मदरबोर्ड है, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है, उसको किससे कनेक्ट करता है, हमारे हार्ड ड्राइव या फिर सीडी रोम से जो आपने डिस्क में लगाई है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं हम इसे, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका एक और नाम भी है यहाँ पे, इंटेलिजेंस ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, IDEB से बोलते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ATAB इसको कहा जाता है। मैंने आपको दो नाम इसके और बता दिए। Which of the following is a part of the primary storage that holds a software program and small amount of data when they are brought from secondary storage। जब भी हम सेकेंडरी स्टोरेज से कुछ काम करने के लिए उसे लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो MS डॉक्यूमेंट है वो आपका किस में होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में तो होगा ही होगा कंप्यूटर के। जब आपने उसको चलाना है तो आप उसे क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे आपने उसे ऑन किया तो वो किस में आ जाएगा, हमारी फ्लैश मेमोरी में आ जाएगा, यानी कि जिसमें हम पर्टिकुलरली अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखिए जो आपका पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज का तो पार्ट होगा, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में तो होगा, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू द फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज में। एक इसमें आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। इस रैम और रोम में किसमें आएगा, रैम में तो पहले से ये है कि नहीं है, नहीं है। रोम में ये पहले से ही है। अब ये रैम में आएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे करंटली यूज कर रहे हैं, इसके कुछ पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, इसको हम बंद कर देंगे, तब ये किसमें चल जाएगा, अपने सेकेंडरी मेमोरी में चल जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली यूज कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में समझा दूंगा मैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। द स्टोरेज एरिया फॉर द नेक्स्ट लाइकली डाटा और इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड प्रिवेंटिंग बॉटलनेक एंड स्लोइंग ऑफ द सिस्टम इज नोन एज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको जो आपका पीसी है, जो आपका लैपटॉप है, उसको स्लो होने से बचाता है। ये एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जो आपके डाटा के बिल्कुल पास में होता है, या फिर उसके बगल में होता है, या फिर एक इंस्ट्रक्शन होती है प्रोसेस करने के लिए, ताकि जो आपका स्लोइंग होता है जो सिस्टम, उसको हम बचा सके। कैश, कुकीज, रजिस्टर या फिर CPU। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपके दो आंसर, यहाँ पे मैं काट देता हूँ। कैश या फिर कुकीज में ही क्या होते हैं, इसमें आंसर होगा, और मैं बताता हूँ कैश क्या होता है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है, एक तरीके की मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, जो कि चाहिए होती है जब आप काम कर रहे होते हैं ब्राउजर में, या फिर जब आप काम कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर में। कुकीज क्या होता है, कुकीज होता है आपकी वेबसाइट में जब हम काम करते हैं तब उससे रिलेटेड जो भी डाटा, जैसे कि आपने फेसबुक में लॉगिन करा, तो जब आपने फेसबुक में लॉगिन करा तो उसका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, ताकि अगली बार आप जाओगे तो आपको दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में से एक आंसर है। मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, सो दैट मुझे इससे क्या मिलता है, एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।